मैप ऑफ इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हम बिहार राज्य के राजनीतिक मानचित्रण को हमने पिछले सेशन में किया था। आज के सेशन में हम करेंगे बिहार राज्य का भौतिक मानचित्रण। भौतिक रूप से बिहार का विभाजन कैसे करते हैं। राजनीतिक रूप से हमने देखा था कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं और उनमें 38 जिले हैं। ये डिस्कशन हमारा हुआ था, ठीक है। और भी बहुत सारे तथ्य फैक्ट मैंने आपको बताए थे। आज के सेशन में हम प्रकृति ने कैसे बिहार को बनाया है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज आप सभी जानते हैं, जब प्राकृतिक विभाजन की बात आती है बिहार के संदर्भ में भी आप देखिए, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। यदि आप ऊपर देखेंगे तो बिहार की पूरी उत्तर की सीमा लगती है नेपाल के साथ, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। मैं इसे जूम आउट करता हूं और मैं देखिए एक चीज़ और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग जब भौतिक मानचित्रण में कराऊं तो इसको थोड़ा सा मैप में आपको इंडिकेट भी करना है। इसको बनाने की कोशिश करिए, समझिए, ठीक है। या फिर आपके पास एटलस होगा, एटलस में देखिए, ठीक है। तो बिहार को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं भौतिक रूप से, ठीक है। प्रशासनिक तौर पे हमने 9 डिवीजन्स और 38 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन प्रकृति के अनुसार देखें तो इसको हम जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आप देखिए, चूंकि हिमालय वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा नेपाल का, तो नीचे वाला जो क्षेत्र होगा जो बिहार से लगा हुआ है, या तो ये तराई रीजन है या शिवालिक पर्वत श्रेणी का, है ना। तो लास्ट में क्योंकि जो हमारा हिमालय है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक है, तो यहाँ पर मतलब यदि पूरे के पूरे मानचित्र को आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 भागों में मैं इसको डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ, तो 3 भागों में सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका वो शिवालिक रीजन है, ठीक है। पूरी तरीके से शिवालिक हिमालय के तौर पे इसको देखेंगे, शिवालिक हिमालय का छोटा सा हिस्सा। और इसके बाद पर्वत पादीय क्षेत्र, पर्वत पादीय क्षेत्र यानी वो हिस्सा जो हिस्से में मतलब हिमालय का ज्यादातर हिस्सा इसका क्या है, ज्यादातर हिस्सा इसका जो है वो है पूरी तरीके से आपका मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा हिस्सा, ठीक है। अभी मैं मैप में भी आपको इसको बना दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। और तीसरी चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो है दक्षिण में थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले एक बार इसको जो है हम मैप दृष्टिकोण से देख लेते हैं ताकि आपको एक बार स्पष्ट हो जाए। मैं यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ। ऊपर का हिस्से में कितना एरिया है, नीचे के हिस्से में एक रफली मैप हम जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखिए, पूरे हिस्से में नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है पर्वत पादीय क्षेत्र। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो चंपारण वाला हिस्सा है आपका, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जितना भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। पूरा ये वाला हिस्सा जितना भी है, यहाँ का ये हिस्सा, ये आपका जो है नंबर 1 है। इसको हम डाल देते हैं नंबर 1। इसके बाद नीचे वाले हिस्से में आएंगे तो नीचे वाले हिस्से में भी यहां पर आप देखिए जो मैं लाइन बाइफरकेट कर रहा हूं, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन, ठीक है। तो ये नंबर 1 है। बीच का जितना भी हिस्सा है आपका ये नंबर 2 है और नीचे का हिस्सा आपका नंबर 3 है। नंबर 1 आपका क्या है, शिवालिक वाला क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र, ये आपका शिवालिक की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ये आपका कैसा है, शिवालिक वाला रीजन, शिवालिक पर्वत का क्षेत्र। ये रीजन तराई वाला रीजन है, तराई वाला रीजन, ठीक है। शिवालिक वाला, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र आपका, शिवालिक पर्वत पादीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र, नंबर 1 आपका ये है, ठीक है। दूसरा आपका है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये गंगा है, गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है, तो आप सभी जानते हैं ये उत्तर गंगा है, ठीक है, उत्तर गंगा का मैदान। अभी इसको और डीप में जाएंगे, डिटेल में एक एक चीज देखेंगे। दूसरा है दक्षिण गंगा का मैदान। बहुत सारी गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि बिहार में गंगा से मिलती हैं, तो इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और तीसरा, जैसा कि आपको पता है, दक्षिण का पठार, तीसरा है दक्षिण का पठार।
का पठार। 3 भागों में बिहार के प्राकृतिक विभाजन को देखते हैं। अब सबसे पहली बात, उत्तर पर्वत श्रेणी या शिवालिक पर्वत श्रेणी, उत्तर का पर्वत वाला क्षेत्र और तराई वाला रीजन। तो ये जो पर्वत वाला क्षेत्र है ये है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है आपका। ठीक है, लगभग यदि देखें कि प्रदेश के कुल भाग का कितने क्षेत्र में पर्वत है तो 0.6%, ज्यादा नहीं, 0.06%, 0.06% क्षेत्र पर आपका है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। टर्सरी भू संरचना से जुड़ा हुआ है, कई सारी यहां से नदियों का जन्म हुआ है। ठीक है, अब इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं शिवालिक पर्वत क्षेत्र को। यहां पर कई सारी पहाड़ियां हैं, स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पहाड़ी भाग, ठीक है, उत्तर पूर्वी घाटी क्षेत्र और सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, 3 चीजें हैं, आप लिख लीजिए, इस चीज को लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए। शिवालिक पर्वत श्रेणी आप सभी जानते हैं, ठीक है, हिमालय का ही हिस्सा है और इनको भी हम स्थानीय उच्चाउच्च के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में क्या विभाजन है इनका? सबसे पहला है दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, निम्न पहाड़ी भाग, एक है सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं यहां पर। ठीक है, और एक जो मैंने आपको बताया उत्तर पूर्वी घाटी, उत्तर पूर्वी घाटी, घाटी 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। अब इसमें जो दक्षिण श्रेणी है, जिसको दक्षिण श्रेणी या कहते हैं हम, निम्न पहाड़ी भाग, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और इन श्रेणियों को रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं, रामनगर दून। ठीक है, ये जो निम्न पहाड़ी क्षेत्र है, जो दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी क्षेत्र है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है, मतलब एक जगह है आपका संतपुर, संतपुर के पास है सबसे हाईएस्ट पीक, जो कि 240 मीटर की हाइट है। हरदा नदी है यहाँ पर, स्थानीय नदी हरदा नदी के पास है आपका ये। दूसरा आपका है उत्तर पूर्वी घाटी। उत्तर पूर्वी घाटी का विस्तार त्रिवेणी नहर है एक आपका, वहां से ही एक जगह है विखना ठोरी, विखना टोरी के पास है। नदियों के बहाव के कारण से पूरा का पूरा क्षेत्र डेवलप हुआ है। ये हरदा घाटी का ही क्षेत्र है, यहाँ पे हरदा नदी है, हरदा घाटी का क्षेत्र है। तो पहला है निम्न पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी घाटी, हरदा घाटी भी इसे कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। और तीसरा आपका जो है सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी यहीं पर एक जगह है भिखना ठोरी दडरा, उसी के पास से जो है आपका ये शुरू होता है। और यहाँ पर जो है इसमें सोमेश्वर, इसकी ऊंचाई 874 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, उन नदियों के कांट से कई सारे दर्रे बने हैं। जैसे कि मैंने एक दर्रे का नाम लिया है भिखना ठोरी दर्रा, कहाँ पर पड़ता है? सोमेश्वर श्रेणी में ही दर्रा है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। हरदा नदी इस क्षेत्र की मुख्य नदी, यहीं पर एक त्रिवेणी नहर भी बनाई गई है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे सोमेश्वर दर्रा भी है, भिखना थोड़ी दर्रा भी है, छोटी नदियां हैं जैसे कुदी नदी है, हरदा नदी है, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं इस जगह पे। तो ये आपका शिवालिक का क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद ये तराई वाला रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ पे तराई वाला रीजन है। ये बिहार का पर्वत पादीय क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का उद्गम होता है। बहुत सारी नदियाँ आती हैं, जैसे आप देखिए कोसी नदी हो गई, है ना, कमला नदी हो गई, बागमती नदी हो गई। बागमती नेपाल की प्रमुख नदी है। काठमांडू जो है आपका बागमती के ही किनारे अवस्थित है। वहाँ की पवित्र बागमती को नेपाल की गंगा कहा जाता है। काठमांडू को 2 भागों में विभाजित करती है बागमती, वहाँ की प्रमुख नदी है ये। ठीक है, बूढ़ी गंडक हो गई, ये सब गंडक हो गई। घाघरा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश से। ये सारी नदियाँ, ये सब तराई रीजन के ऊपर हिमालय नेपाल वाले क्षेत्र से निकलती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्षेत्र है बिहार का, वो मैदानी क्षेत्र है।
लगभग टोटल बिहार के क्षेत्रफल का 96.27% क्षेत्र जो आपका है, 96.27% क्षेत्र जो आपका है वो आपका मैदान ही है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं बिहार के, उत्तर मैदान और दक्षिण मैदान। ठीक है, किससे बना हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उसी से बना हुआ है, अवसादी निक्षेपों के द्वारा बना हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज समझिएगा, गंगा का जो दक्षिणी भाग है आमतौर पे वो सपाट मैदान है पूरी तरीके से। ठीक है, और मैदान में निचली भूमि है, इसको टाल कहा जाता है निचली भूमि को। यहां पर जो नीचे वाली भूमि है वहां पर उसको टाल क्षेत्र कहते हैं हम लोग। कई जगह पे यहाँ पे बहुत सारे टाल क्षेत्र चूंकि निचली भूमि होती है तो आमतौर पे जलमग्न रहता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो बिहार के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा नदी से लेकर तराई तक आपका विस्तृत है उत्तरी गंगा का मैदान, और अल्टीमेट टोटल यदि हम केवल उत्तर गंगा के मैदान की बात करें तो राज्य के क्षेत्रफल का 62.86, मतलब बड़ा हिस्सा ये है, दक्षिण गंगा का मैदान छोटा है, सबसे ज्यादा आपका मतलब ये हिस्सा सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद ये है आपका। कई बार बिहार पीसीएस में पूछ लेता है। उत्तर गंगा के मैदान में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आप देखिए गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, इधर महानंदा है। तो नदियां ही नदियां हैं, दक्षिणी में भी है लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरी गंगा में है। ठीक है, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रम से जो है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहां पर दो चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। उत्तरी बिहार में नदियों के द्वारा कई सारे प्राकृतिक भू आकृतियां बनाई जाती है मैदान क्षेत्र में। ठीक है, एक तो जैसे बूढ़ी गंडक है आपकी, इसके द्वारा बहुत सारी यहाँ पे झीलें बनाई गई जिनको हम छाड़न झील कहते हैं। नदी जब अपने मार्ग से छोड़ करके दूसरा मार्ग अपना लेती है तो वहां पे जो जल भराव की स्थिति बनती है उसी को हम छाड़न झील कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी, जब आप मैप देखेंगे तो बूढ़ी गंडक जहाँ पे है या बाकी अन्य नदियाँ, कोसी भी आप सभी जानते हैं अपने मार्ग से हट जाती है, तो एक तो छाड़न झील आपको उत्तर मैदान में देखेंगे। प्राकृतिक तटबंध देखने को मिलते हैं, चौर देखने को मिलते हैं। चौर के बारे में मैंने आपको बताया, एक नीचा स्थान है आपका जिसको हम टाल भी कहते हैं, दक्षिण में टाल कहा जाता है उसी को। चौर में हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है, एक दियारा करके भी आकृति होती है, खास प्रकार की स्थलाकृति यहां पर। तो कई सारी स्थलाकृतियों का नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद उत्तरी में इसको भी हम चार भागों में विभाजित करते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान को भी चार भागों में बटाया जाता है। एक तो तराई वाला क्षेत्र, तराई से जो जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र को, आमतौर पे जो तराई वाला क्षेत्र है यहां पर आप देखेंगे तो एक संकीर्ण पट्टी है जहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, नदियां जो है आते हैं, इसको भाबर रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद बांगर क्षेत्र है, इसके बाद खादर क्षेत्र है। ठीक है, तराई रीजन है जहां पे, यहीं पर भाबर रीजन भी है। ठीक है, भाबर के बाद ये तराई रीजन है, तराई रीजन के बाद आप सभी जानते हैं बांगर रीजन है, बांगर रीजन के बाद खादर रीजन है, खादर भूमि, नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र। और दूसरा मैंने आपको बताया चौर और मन प्रदेश, जल जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो निचला क्षेत्र है जहां पे हमेशा भूमि जलमग्न रहती है। चौर आमतौर पे एक तरीके से गोखुर झील, जो छाड़न झील मैं आपको कह रहा हूं, उसी के कारण से चौर या निचले क्षेत्र का निर्माण हुआ है आपका। ठीक है, कई सारे चौर हैं आपके, जैसे यहाँ पश्चिमी चंपारण में लखनी चौर एक जगह है, सुंदरपुर है, बहादुरपुर है, कई सारे। पूर्वी चंपारण में भी यहाँ पे कई सारे चौर क्षेत्र हैं। चौर मतलब निचला क्षेत्र जहाँ पे पानी भरा रहे। कई प्रकार के मन है यहाँ पे, टेटेरिया मन, माधोपुर मन, मोती झील, पिपरा मन, है ना, सिमरी मन, ऐसे करके कई सारे मन और चौर पाए जाते हैं। मन और चौर हैं क्या? एक तरीके से प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को मन कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतना समझ में आ रहा है। जो प्राकृतिक रूप से निम्न क्षेत्र हो, जो जलमग्न रहे, उसे हम चौर कहते हैं। ठीक है, कुछ मैंने उदाहरण बताए। दूसरा है आपका, ये हो गया उत्तरी गंगा का मैदान। इसके बाद निचला है आपका दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा के मैदान में भी बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पे देखिए सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है ना।
ठीक है, क्यूल नदी है, अजय नदी है, ये सारी नदियां जो है यहाँ पर भी आपकी नदियां जुड़ी हुई हैं दक्षिणी गंगा के मैदान पे। टोटल यदि देखें कि बिहार का टोटल कितना परसेंट है, 37.15% क्षेत्र ये है, और उत्तर गंगा का मैदान थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, यह मैदान जो है आपका दक्षिणी गंगा का मैदान छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का ही विस्तृत भाग है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चट्टानें, जो पठारी चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, चाहे वो नीस की चट्टानें हो, शिष्ट की चट्टानें हो, ग्रेनाइट की चट्टानें हो। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे बिहार शरीफ एक जगह है, बिहार शरीफ के पास पीर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बिहार शरीफ आपका यहीं पर अवस्थित है दक्षिणी गंगा के मैदान पे। ठीक है, तो पीर पहाड़ियाँ, जेठियन की पहाड़ियाँ, जहानाबाद एक जगह पड़ता है, वहाँ पे बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों पर ही आपका जो है, और यहीं पे एक जगह नालंदा है, नालंदा के पास राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। तो दक्षिणी गंगा के मैदान में भी बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, राजगीर की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ, नागार्जुनी पहाड़ियाँ, जेठियन की पहाड़ियाँ, बिहार सी पीर पहाड़ियाँ, बहुत सारी यहाँ पर पहाड़ियाँ भी दक्षिणी गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं फिर एक एक करके एक एक पार्ट को बहुत डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर तो मैं केवल जनरली आपको मैपिंग के बारे में बता रहा हूँ कि दक्षिणी गंगा के मैदान में क्या क्या चीजें हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, प्रेतशिला की पहाड़ियाँ गया में पड़ती हैं, प्रेतशिला, रामशिला। ठीक है, जेठियन पहाड़ियाँ, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, नालंदा के दक्षिणी क्षेत्र में राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गिरियक की पहाड़ियाँ हैं, ऐसे करके बहुत सारी, गृद्धकूट की पहाड़ियाँ हैं, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। इस तरीके से यहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ भी छोटी छोटी पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। मगध क्षेत्र आपका जो है, जिसको हम पहले राजगीर, जिसकी राजधानी थी मगध क्षेत्र की, वो यहीं पर अवस्थित है, इसी दक्षिणी गंगा के मैदान पर अवस्थित है। ठीक, तो छोटा नागपुर पठार का ये विस्तार है आपका। बहुत सारी नदियां जो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं या विंध्यन क्षेत्र से निकलती हैं, वो गंगा में आकर के यहाँ पर मिलती हैं। उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। और मैंने नदियां आपको बताई हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु, ठीक है, पैमार, क्यूल, मान और अजय नदी। अजय नदी आपकी जो है ये झारखंड की प्रमुख नदी है। और ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी यहाँ पर, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर भी निम्न भूमि क्षेत्र है। दक्षिण में जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसे टाल कहा जाता है, उत्तर में जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसे चौर कहा जाता है। तो यहां पर भी निम्न क्षेत्र, जैसे ताल क्षेत्र उसे कहते हैं, जलमग्न क्षेत्र रहता है। दक्षिण में जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, ताल क्षेत्र। पटना से मोकामा के बीच में पहाड़िया टाल, मोकामा टाल, सिंघोड़ा टाल, मोर टाल, बहुत सारे टाल हैं यहाँ पर। टाल क्षेत्र दक्षिण से बढ़ती हुई, मतलब मैदानी भाग में आपके अवस्थित है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी दोआबी क्षेत्र है ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र हर जगह पे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कई सारे अन्य मैदान भी विभाजित किए जाते हैं, जैसे सोन और गंगा के बीच का दोआब है, सोन नदी वाला क्षेत्र। टाल यहाँ पर नहीं है, सोन और गंगा वाले क्षेत्र में टाल नहीं पाए जाते हैं। मगध का मैदान है आपका, सोन और क्यूल नदी के बीच का समय, ये जगह सोन और क्यूल नदी के बीच के जगह को मगध का मैदान कहा जाता है आपका। ठीक है, अंग का मैदान, सोन और क्यूल नदी के बीच का जो क्षेत्र है आपका, क्यूल नदी, और यहीं पे राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर बनाती हैं, वो आपका जो है अंग का मैदान है, अंग क्षेत्र है आपका। यहाँ पे विशेष प्रकार की एक तो दोमट मिट्टी पाई जाती है जिसे कांप कहते हैं, चिकनी और पीली दोमट मिट्टी यहाँ पर आमतौर पर पाई जाती है, रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। इसके बाद दक्षिण में, जैसा आपको पता है कि दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे ये पठार वाला रीजन है नीचे का, जो मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से कर रखा है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र के बारे में आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। छोटा नागपुर पठार के अलावा स्थानीय स्तर पे देखें तो कैमूर का पठार है, कैमूर जिला भी है आपका। रोहतास का पठार भी कहा जाता है कैमूर के पठार को।
ठीक है, तो कैमूर वाले क्षेत्र में कैमूर का पठार है, गया वाले क्षेत्र में गया पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी पठार है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो एक तरीके से ओवरऑल आप एक चीज ही समझिए कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, जो स्थानीय कुछ नाम है इसके। नालंदा क्षेत्र में, जब आप नालंदा वाले क्षेत्र में जहां पर राजगीर है, राजगीर में 5 पहाड़ियां हैं, 5 पहाड़ियों से मगध साम्राज्य घिरा हुआ था। वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, ये सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। इन पहाड़ियों के बीच में ही मगध साम्राज्य था, राजगीर था। वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, ये कुछ पहाड़ियां हैं। वैभवगिरी सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ पे, शांत स्तूप यहाँ पर, मतलब यहीं पे रत्नागिरी पहाड़ी है, यहीं पे क्वार्टाइज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। नवादा और मुंगेर क्षेत्र में भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे बड़े स्तर पे पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है इस पूरे मैदानी क्षेत्र के साथ साथ। तो ये सब कुछ जोड़ देते हैं तो हम 3 भागों में विभाजित करके देते हैं बिहार को। उत्तर में आपका शिवालिक और तराई क्षेत्र है, बीच में गंगा वाला क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा, दक्षिणी गंगा, और नीचे वाले क्षेत्र को हम दक्षिण का पठारी क्षेत्र के तौर पे बोलते हैं। अब इनको डेप्थ में, डिटेल में आने वाले समय पे जब आपको मैं बिहार पीसीएस पढ़ाऊंगा तो एक एक पार्ट को उठाएंगे और एक एक चीज को गहराई से समझेंगे। ठीक है, चौर क्षेत्र में भी कौन, क्योंकि जब तक हम देखिए डिटेल में, डेप्थ में पढ़ेंगे तब जाकर के मैं जनरली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या राजनीतिक मानचित्रण है, क्या क्या भौतिक मानचित्रण है। भौगोलिक मानचित्रण का एक जनरल जो है आपका ओवरव्यू है। ठीक है, गहराई में नहीं गए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश यही की कि आपको एक बार जनरली समझ में आ जाए कि बिहार कैसे बटा हुआ है। और फिर स्पेसिफिक जितनी स्थल, जैसे यहाँ चौर और टाल है, ठीक है, मन भूमि है, हर एक चीज को हम फिर आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे बैच के अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपको ये समझ में आता है कि बिहार 3 भागों में डिवाइड है। उत्तर प्रदेश भी 3 भागों में डिवाइड था। उत्तर में तराई वाला रीजन था, भाबर क्षेत्र था, भाबर और तराई का क्षेत्र। उसके नीचे उत्तर का आपका जो है मैदानी क्षेत्र था, गंगा का मैदानी क्षेत्र, और उसके नीचे पठारी क्षेत्र था। 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में हम बिहार को भी बांटते हैं। बड़े स्तर पर आपका यहाँ पर मैदानी है। सबसे बड़ा यदि देखें तो भूभाग कौन सा है, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान कम है। ठीक है, तो ये आप सभी को जनरली जानना है बिहार के संदर्भ में। ठीक है, फिर आगे डिटेल में, जैसे कैमूर का पठार है, फिर एक एक करके कैमूर का पठार है, उसके सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, गया का पहाड़ी क्षेत्र है, गया में भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं आपकी। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। राजगीर वाले क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां, उनकी क्या विशेषता है। नवादा और मुंगेर क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हम समझेंगे। तो वो चीज़ें फिर हम आगे चल के डेप्थ में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपका जो है भौतिक मानचित्रण। राजनीतिक मानचित्रण मैं पहले करवा चुका था, भौतिक मानचित्रण से निश्चित तौर पर आपको कुछ समझ विकसित हो गई होगी। ठीक है, चलिए।